नमस्कार दोस्तों, मैं ख्याति बुद्धदेव स्वागत करती हूं आप सभी का इक्वल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर की चैनल में। आशा करती हूं कि कोरोना के इस बुरे वक्त में आप अपना और अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बिज़नेस केस स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका नाम आप सभी ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। आज हम बात करने वाले हैं किंगफिशर एयरलाइंस की और उनके मालिक विजय माल्या की। इन दोनों का नाम काफ़ी प्रचलित है और आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। तो चलिए आज किंगफिशर के बारे में अब हम डीपली स्टडी करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी को एक खुशखबरी देना चाहती हूँ कि अब हमारा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप उसमें फ्री में पोस्ट करके अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं, और अगर आप मैन पावर हायर कर रहे हैं तो भी आप उसमें फ्री में पोस्टिंग करके आप मैन पावर भी हायर कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम विजय माल्या के बारे में। विजय माल्या का जन्म जो है वो 1955 में कोलकाता में हुआ था। उनके पिता विट्ठल माल्या जो थे वो यूनाइटेड ब्रूअरीज कंपनी के मालिक थे, जिनकी डेथ के बाद ये पूरा बिजनेस जो 300 करोड़ का था वो विजय माल्या के नाम पर हो गया। विजय माल्या सिर्फ 28 साल के थे जब उनको ये 300 करोड़ का बिजनेस मिल चुका था। विजय माल्या अपनी लग्जरियस और लैविश स्टाइल के लिए बहुत फेमस है। उनकी फ्लैम्बॉयंट की इमेज की वजह से वो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। उन्हें प्लेबॉय ऑफ द ईस्ट भी माना गया है। ये पूरी इमेज उन्होंने खुद ही अपने लिए क्रिएट की है। विजय माल्या अपने आप को किंग ऑफ गुड टाइम्स कहते हैं। उनके शौक भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। एक तरफ जब बैंक लोन रीपेमेंट के लिए उनके पास पैसे मांग रही थी तब वो कहते हैं मेरे पास पैसे ही नहीं हैं, और दूसरी तरफ IPL में खिलाड़ियों को खरीदते रहते हैं। उनकी यही इमेज की वजह से वो हमेशा चर्चा में रहे हैं। अब उनके शौक़ आपको कितने बड़े हैं वो मैं बता दूं। वो हर साल अपने किंगफिशर के कैलेंडर शूट के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह में टॉप मॉडल्स के साथ जाते और वहाँ पे स्टे करते। दुनिया में 26 जगह पर उनकी प्रॉपर्टीज़ और विलास हैं, जैसे कि फ्रांस, पेरिस, मोंटे कार्लो, मुंबई, गोवा, बैंगलोर। ये सभी जगह पर आपको उनकी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। बैंगलोर में उनकी सबसे हाईएस्ट और कॉस्टलीस्ट प्रॉपर्टी है जो है किंगफिशर टावर्स। इसके अलावा उनके डर्बी के घोड़ों का भी बहुत उनको शौक था। ऐसी कोई भी रेस नहीं थी जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट ना किया हो। इसके अलावा दोस्तों उनके पास खुद के 2 आइलैंड भी है, एक लक्षद्वीप में और दूसरा मोंटे कार्लो में, जो यूरोप में 750 करोड़ की प्रॉपर्टी है उनकी। इसी के साथ साथ उन्हें विंटेज कार्स का भी बहुत शौक था। उनके पास एक म्यूज़ियम भी है जहां उन्होंने ये कार्स रखी हुई है। उनके पास अप्रॉक्सीमेटली 260 रेसिंग कार्स हैं। इसी के साथ साथ उनके पास यॉट भी है, एक एडवर्डियन यॉट है और एक है उनका मेगा यॉट। ये मेगा यॉट जो है उसमें उनके पास हेलीपैड भी है जहाँ पे वो खुद का हेलीकॉप्टर रखते हैं। दोस्तों, विजय माल्या ये सब ही चीज़ के शौकीन थे, लेकिन उनसे बस एक ही गलती हुई कि वो दिखावा बहुत ज़्यादा करते थे, जिसके कारण मीडिया की नज़र उन पर पड़ गई। वो टीपू सुल्तान की जो स्वॉर्ड थी वो भी एक ऑक्शन से ख़रीद के लाए, तो उसका भी उसने बहुत दिखावा किया। गांधी जी के चप्पल, गांधी जी के चश्मे, ये सब उन्होंने ख़रीदा तो उसका भी उन्होंने बहुत दिखावा किया। और एक बात दोस्तों कि विजय माल्या जो थे वो टॉप मॉडल्स का खुद इंटरव्यू लेते थे लो लाइट रूम में शराब के साथ, और 3-4 घंटे तक ये इंटरव्यू चलता। इसी के कारण उनकी जो थी वो प्लेबॉय की इमेज बन गई, क्योंकि वो मीडिया में भी खुद ही आकर इसका जिक्र करते रहते थे। दोस्तों, किंगफिशर कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट से पहले ही विजय माल्या जो थे वो यूनाइटेड ब्रूअरीज के मालिक बन चुके थे, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी लिकर कंपनी थी। और विजय माल्या जो थे वो इंडिया के सबसे बड़े लिकर टाइकून। किंगफिशर कंपनी 2003 में इस्टेब्लिश हुई और उसकी पहली फ़्लाइट जो है वो 2005 में उड़ान उसने भरी मुंबई से दिल्ली के बीच में। इसी के साथ दोस्तों किंगफिशर का एक ही मोटिव था कि वो अपने कस्टमर्स को वर्ल्ड क्लास सर्विसेज प्रोवाइड करे। जब कोई कस्टमर उनकी फ़्लाइट में आए तो उन्हें एक किंग के जैसा फील हो, जिसके कारण उन्हें काफ़ी फैसिलिटीज़ जैसे कंफर्टेबल सीटिंग, हॉट एंड सुपर क्वालिटी फूड, एंटरटेनमेंट, पर्सनल एंटरटेनमेंट की उन्होंने फैसिलिटीज़ बनाई थी, जिसके कारण कस्टमर्स को उनकी तरफ अट्रैक्शन हुआ और उन्हें लगा कि किंगफिशर को ट्राई हमें करना ही चाहिए। इसी तरह उन्होंने डेली 4 फ्लाइट्स से शुरुआत की थी, जो फिर बढ़ के 104 फ्लाइट तक आई, जो 16 सिटीज़ को जोड़ती थी। दोस्तों, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली बात यह है कि जब किंगफिशर कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ तब हमारी जो एयर कंपनीज़ थी वो टोटली गैल्वनाइज हो चुकी थी, यानी कि लोगों को उनकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ चुका था। लो कॉस्ट एयरलाइंस स्टार्ट हो गई थी और इसी तरह वो सारे इंडियन मार्केट में अवेलेबल हो चुकी थी।
दोस्तों 2006 तक किंगफिशर ने 5 स्टार स्टेटस अचीव कर लिया था। 2008 में वो काफ़ी सक्सेसफुल थी और उन्होंने अब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी स्टार्ट कर दी थी, जो कि सबसे पहले बैंगलोर से लंदन के बीच में थी। इंटरनेशनल मार्केट में उनका कदम जो था वो काफ़ी विश्वसनीय था और इसी के साथ साथ उन्हें काफ़ी रेप्यूटेशन में भी उनका इंक्रीज़ हुआ। इसी के साथ उनकी सक्सेस बढ़ती गई और वहाँ पे भी उन्हें वर्ल्ड फेमस वर्ल्ड क्लास सर्विसेज के लिए 5 स्टार दिए गए। 2009 में स्काईट्रैक्स ने भी उन्हें उनकी सर्विसेज के लिए 5 स्टार्स दिए थे। इसी के साथ दोस्तों अब किंगफिशर इतनी फेमस हो गई थी कि अब उनकी दिन में 200 से भी ज़्यादा फ़्लाइट चलने लगी थी। इसी के साथ अब किंगफिशर के 3 पार्ट्स भी हो चुके थे कि पहला था किंगफिशर फर्स्ट, जो कि प्रीमियम क्लास लोगों के लिए था जो अफोर्ड कर सकते हैं बिज़नेस क्लास। उसके बाद आता है किंगफिशर क्लास, ये मिडिल क्लास लोगों के लिए था। उसके बाद आता है किंगफिशर रेड, ये उन्होंने जो एयर डेक्कन कंपनी को परचेज़ किया था उसी का रीनेम था। दोस्तों इसी के साथ 2011 में इस कंपनी को बेस्ट इंडियन एयरलाइंस का अवार्ड मिला, लेकिन अभी तक वो ऑलरेडी लॉस में आ चुकी थी। अभी तक उनका लॉस जो है वो 1000 करोड़ तक बन चुका था। इसी के साथ साथ दोस्तों इसके बावजूद भी किंगफिशर जो थी वो सबसे लार्जेस्ट एयरलाइन कंपनी ऑफ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री थी। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है और एयरलाइन सेक्टर में भी उनका 26.7% मार्केट शेयर था। चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं डाउनफॉल ऑफ द कंपनी। 9000 करोड़ लेने के बाद भी क्यों किंगफिशर कंपनी डूब गई, इसके कई सारे रीजंस है। अब हम एक एक करके ये सभी रीजंस को समझते हैं। सबसे पहले आता है मिसमैनेजमेंट। किंगफिशर कंपनी इतनी बड़ी होने के बावजूद भी उनका मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल फेल था। वो अपनी कंपनी को मैनेज ही नहीं कर पाई। उनके बहुत सारे रीजंस थे, जैसे कि उनके पास कोई एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं थी, ना एग्जीक्यूशन हो रहा था, ना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था और ना ही ये स्ट्रैटेजी को बनाकर इम्प्लीमेंट करने वाला कोई इंसान था। रहकर 2010 में उनके पास स्पाइसजेट के CEO संजय अग्रवाल आए और उन्होंने कंपनी संभालना स्टार्ट किया, लेकिन तब तक हालात काफ़ी बिगड़ चुके थे। अगर मैं आपको किंगफिशर के मिसमैनेजमेंट का एक एग्जांपल दूं कि जहां पे उन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा था, यानी कि नॉन प्रॉफिटेबल रूट्स में भी इनकी फ़्लाइट चलती ही जा रही थी, उनके पास कोई सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल ही नहीं था। इसी के साथ साथ जो फैसिलिटीज़ वो कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सीटिंग फैसिलिटी, मल्टीपल फ्लीट्स, फूड फैसिलिटीज़, इनकी भी कोई ठीक मैनेजमेंट हो नहीं रही थी। दोस्तों जो दूसरा रीज़न है वो है फास्ट कैश एंड लो प्रॉफिट। ओके, आपको पहले ये समझना होगा कि कैश और प्रॉफिट में एक डिफरेंस होता है। आपकी सर्विसेज सेल करके आपके पास जो पैसा आता है वो कैश होता है, लेकिन ये सभी कैश प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट मार्जिन आपका अलग होता है। तो किंगफिशर कंपनी के पास कैश तो बहुत था, लेकिन प्रॉफिट रेट उनका बहुत स्लो हो चुका था। जब ऐसा होता है तब आपके पास 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो आप अपने बिजनेस मॉडल को कंट्रोल करें या आपका बिजनेस क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए। इंडिया में एयरलाइन सेक्टर में ऑलरेडी बिजनेस क्लाइमेट अच्छा था ही नहीं, तो ऐसे में ज़रूरी बन जाता है अपने बिजनेस मॉडल को संभालना। लेकिन किंगफिशर के पास अपना बिजनेस मॉडल भी नहीं था। ऐसे वक्त पर जब उनके कॉम्पिटिटर्स इंडिगो और स्पाइसजेट ये बिजनेस मॉडल पर पूरा ध्यान दे रहे थे, कैश मैनेजमेंट कर रहे थे, लो कॉस्ट टिकट्स बेच रहे थे जिससे उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाए, ऐसे में किंगफिशर उनका उल्टा कर रही थी। उन्होंने ना तो कॉस्ट रिडक्शन किया, ना कैश मैनेजमेंट किया और उन्होंने अपना कर्ज ले लेकर भी उन्हें अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना चाहा। उन्होंने अपना टिकट की प्राइस उन्होंने बढ़ा दी, जबकि इंडिगो और स्पाइसजेट जो थे वो टिकट सेलिंग को बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन किंगफिशर ने ये काम भी नहीं किया। इसी के साथ दोस्तों एक और कारण ये था कि 2008 में अमेरिका के लेमन ब्रदर्स के स्कैम की वजह से ग्लोबल रिसेशन आ गया, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के दाम काफ़ी बढ़ गए। अब एयरलाइन सेक्टर में 50% प्राइस जो होता है वो फ्यूल का होता है, तो किंगफिशर अब तक इतनी ज़्यादा बेहाल थी कि उनके पास ये कॉस्ट देने के लिए भी पैसे नहीं थे। ये भी एक कारण है कि किंगफिशर डूब गई। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने किंगफिशर कंपनी के डाउनफॉल के 2 रीजंस डिस्कस किए। इसके हम नेक्स्ट वीडियो में और 3 रीजंस डिस्कस करने वाले हैं, तो देखना ना भूलें हमारे दूसरा पार्ट जो किंगफिशर कंपनी के डाउनफॉल के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी डिटेल स्टडी किंगफिशर कंपनी के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर से कमेंट्स में बताएं। हमारी चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। फिर से दोस्तों मिलेंगे बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।